गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की 8th लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है रिलेटेड है कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल से, और उसके अंदर आज हम उसकी टाइप्स भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो जो एक्सटर्नल में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उसके अंदर एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट अप्राइजल एंड इट्स टाइप्स इन डिटेल। तो इसका आंसर हमें इस तरीके से देना है कि पहले हमें प्रोजेक्ट अप्रेजल बताना है कि प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है, उसके बाद हम उसकी एक एक टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट अप्रेजल और फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी इज एन एनालिसिस ऑफ द वेबिलिटी ऑफ एन आइडिया वेदर सम आइडिया विल वर्क और नॉट। दिस स्टडी फोकस ऑन द आंसरिंग द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुड बी प्रोसीड विद द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट आइडिया और नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि फिजिबिलिटी स्टडी को ही हमने प्रोजेक्ट अप्रेजल कहा है। इससे हम एनालाइज करते हैं अपने आइडियाज़ को जो कि हमने सोचे हुए थे एट द टाइम ऑफ द प्लानिंग। तो जो आइडिया हमने स्टार्टिंग में प्लानिंग के टाइम सोचा था वो आइडिया क्या हमारे लिए वर्क कर रहा है या नहीं, इस चीज़ का एनालाइज करना हमारी फिजिबिलिटी स्टडी होती है, प्रोजेक्ट अप्रेजल होता है। इस स्टडी से हम ये फोकस करते हैं कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर उनसे मिले, और इस प्रोसीजर से के थ्रू हम एक प्रपोज प्रोजेक्ट के आइडिया को बनाते हैं जो कि वो बन हो भी सकता है या नहीं भी। Feasibility study can be defined as analysis of the ability to complete a great project successful, taking into account financial, technical, and economical and other factors. It can an analysis of possible alternative solution to a problem and a recommendation on the best alternative. इसका मतलब ये हुआ कि हम फिजिबिलिटी को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक एनालिसिस है हमारे प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीट होने की एबिलिटी को, जो जिसके अंदर हमने कुछ अकाउंट, फाइनेंशियल, टेक्निकल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स डाले थे जिससे ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गया। उसकी एबिलिटी को चेक करना, उसके एनालिसिस को चेक करना मीन्स होता है फिजिबिलिटी। इस एनालिसिस के थ्रू हम कुछ पॉसिबल अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकालते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का और रिकमेंड करते हैं हमारे बेस्ट अल्टरनेटिव्स को इस फिजिबिलिटी एनालिसिस के थ्रू। दिस इज़ अ मल्टी वेरिएट कंसेप्ट इन विच ऑल द फैक्ट्स ऑफ द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट आइडिया मस्ट बी एग्जामिन्ड। जो हमारी प्रोजेक्ट अप्रेजल है वो एक मल्टी वेरिएट कंसेप्ट है जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि उसकी फिजिबिलिटी मीन्स उसके एनालिसिस के थ्रू एक प्रपोज आइडिया हमें देते हैं प्रोजेक्ट के लिए जो कि हमें एग्जामिन करना होता है। फॉलोइंग आर द रीजंस इन फेवर ऑफ कंडक्टिंग अ फिजिबिलिटी स्टडी। इट प्रोवाइड्स क्वालिटी इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। कुछ रीजंस हैं जिस फिजिबिलिटी स्टडी के फेवर के अंदर जो कि हमें कंडक्ट कराने होते हैं। तो जो मैंने पहला पॉइंट पढ़ा कि प्रोवाइड्स क्वालिटी इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन मेकिंग के लिए हमें जो फिजिबिलिटी है वो हमें एक अच्छी क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। सेकंड जो है वो है प्रोड्यूसेस न्यू अपॉर्चुनिटीज थ्रू द इन्वेस्टिगेटेड प्रोसेस। फिजिबिलिटी क्या है कि एक एनालिसिस है जिसके थ्रू हम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो इस इन्वेस्टिगेटेड प्रोसेस से हम अपनी नई अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। गिव रीजंस फॉर नॉट प्रोसीडिंग फर्दर। हम फिजिबिलिटी एनालिसिस से एक चीज़ और ये पता लगा सकते हैं कि क्या रीजंस रहे होंगे कि हम आगे फर्दर प्रोसेस में नहीं हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन सिक्योरिंग फंड्स फ्रॉम लैंडिंग इंस्टीट्यूशन और अट्रैक्टिंग क्वालिटी इन्वेस्टमेंट। फिजिबिलिटी स्टडी हमें ये भी हेल्प करते कि हम अपने फंड्स को सिक्योर करें जो कि हमने किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर लैंडिंग मीन्स उसके अंदर लोन लगाया है, साथ साथ हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जो क्वालिटी है उसको भी अट्रैक्ट करके रखे। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड्स ऑल द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी के थ्रू हम ये भी कर सकते हैं कि जो भी हमारे अल्टरनेटिव्स हैं, जो भी हमारे पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हैं वो हमारे लिए फिजिबिलिटी स्टडी के थ्रू प्रोवाइड हो सके। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मेथड्स। मेथड्स को हमने यहाँ पे टाइप्स भी कह रहे हैं जो कि प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंदर होते हैं। तो पहला है इकोनॉमिक एनालिसिस। अंडर इकोनॉमिक एनालिसिस द प्रोजेक्ट एस्पेक्ट्स हाईलाइटेड इंक्लूड requirements for raw material, level of capacity utilization, anticipated sales, anticipated expenses, and the probable profits. It said that a business should have always a volume of profit clearly in view, which will govern other economic variables like sales, purchase expenses, and alike.
इकोनॉमिक एनालिसिस हमारे प्रोजेक्ट अप्रेजल का पहला टाइप है, और इस एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं कि हम इकोनॉमिक चीज़ों का एनालाइज करते हैं अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। इसके रिगार्डिंग हम प्रोजेक्ट के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको हाईलाइट करते हैं, और जो भी प्रोजेक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारा रॉ मटेरियल्स है, हमारे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो भी हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसका लेवल, हमारी एंटिसिपेटेड सेल्स क्या होने वाली है, हमारे एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस मीन्स हमारी जो एज्यूम सेल्स जो हमने सोच की स्टार्टिंग में रखी थी वो क्या होने वाली है, हमारे एक्सपेंसेस क्या होने वाले हैं, और हमारे प्रॉफिट्स क्या होंगे। इन सब का एनालिसिस जब हम करते हैं तो वो सब हम इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर करते हैं। और इससे हम ये कह सकते हैं कि जब बिज़नेस है वो उसके जो प्रॉफिट का जो वॉल्यूम है वो हमेशा क्लियरली तरीके से क्या हो, अपग्रेड हो, ग्रोथ होती रहे। तो इसके व्यू से हम ये गवर्न करते हैं कि जो भी हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स है जैसे सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस और एटसेट्रा, तो इनके गवर्न से ही हम इस जो भी हमारा वॉल्यूम है प्रॉफिट का उसको आगे से आगे ग्रोथ के अंदर ले जा सकते हैं। इट विल हैव टू बी कैलकुलेटेड हाउ मच सेल्स विल बी नेसेसरी टू अर्न द टारगेटेड प्रॉफिट। अनडाउटली डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विल बी एस्टिमेटेड फॉर एंटिसिपेटिंग सेल्स वॉल्यूम। अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि हमारी कितनी सेल्स हुई है, तो नेसेसरी उसके लिए ये चीज़ नेसेसरी होनी चाहिए कि हमने क्या टारगेट प्रॉफिट अर्न करने के लिए रखा है। तो अगर हम ये देखें तो जो प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो उस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट के सेल्स वॉल्यूम को एंटिसिपेट या एस्टिमेट करती है। Therefore, demand for the product needs to be carefully spelled out as it is to a great extent deciding factors of feasibility of the project concerned। तो इससे हमने ये देखा कि जो डिमांड है किसी प्रोजेक्ट की वो इस चीज़ की नीड को केयरफुली स्पेल करती है कि अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना है अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या प्रोजेक्ट के कंसर्न में, तो उसकी फिजिबिलिटी मतलब मीन्स उसके एनालिसिस को हमें बहुत करना ज़रूरी है। मीन्स हमें प्रोजेक्ट की डिमांड को हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तभी हम प्रोजेक्ट के कंसर्न को पूरा कर सकते हैं। सेकंड है हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस। Finance is the one of the most important prerequisites to establish our enterprises. It is a finance only that facilitates an entrepreneur to bring together the labor of one, machine of another, and raw material to yet another to combine them to produce goods. फाइनेंस एनालिसिस क्या है कि पहले उसके लिए हम फाइनेंस समझ लेते हैं। फाइनेंस क्या है? फाइनेंस एक ऐसी इम्पॉर्टेंट प्री रिक्वेस्ट है जो कि किसी एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। और फिनेंस से हम ये फैसिलिटेट करते हैं कि जो भी एंटरप्रेन्योर हैं वो एक साथ मिलकर एक लेबर क्रिएट करें, अपने बिजनेस के अंदर मशीन्स को इन्वॉल्व करें, और साथ साथ रॉ मटेरियल्स को इंक्लूड करें अपने बिजनेस के अंदर, जिससे कि एक कंबाइन के थ्रू है ना, एक दूसरे के थ्रू हम क्या कर सकें, किसी भी जो गुड्स है उनको प्रोड्यूस कर सकें। तो फाइनेंस का मेन मोटिव क्या होता है कि जो भी बिज़नेस के लिए हमें जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सब हमें किससे पूरी होने वाली है, फिनेंस से। तो अगर हमारा फिनेंस के रिगार्डिंग एनालिसिस अच्छा है तो हम जो भी फिनेंस के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हमें परचेज़ करनी है बाहर मार्केट से, हमें अपने बिज़नेस को स्टार्टअप करने के लिए, तो उसके लिए जो भी चीज़ हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे लेबर्स हमें चाहिए, मशीन्स हमें चाहिए, रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए, तो वो सब चीज़ के लिए हमें एक हमारी फाइनेंशियल एनालिसिस होनी ज़रूरी है कि हमारे पास इतना फंड्स है या नहीं कि हम इन चीज़ों को इस्टेब्लिश कर सकें। इन ऑर्डर टू जज द फाइनेंशियल विएबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स नीड टू बी केयरफुली एनालिज्ड। अगर हम ये जज करें कि फाइनेंशियल जो वायबिलिटी है प्रोजेक्ट की, उसके एस्पेक्ट्स में हमें कुछ चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि असेसमेंट टू द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट या बोथ, means कि fixed capital and working capital need to be properly made. You might be knowing that the fixed capital, normally called fixed asset, and those tangible and material facility which purchased once are used again and again. Land and building, plant and machinery and equipment are the familiar examples of fixed asset and fixed capital. The requirement for fixed assets capital will vary from enterprise to enterprise depending upon the type of operation, scale of operation, and time when the investment is made. Then a question arises to what extent an enterprise should continue its production to meet all its obligation liabilities. Break-even analysis give an answer to it. In brief, break-even analysis
indicates the level of production at which there is neither profit nor in the enterprises. This level of production is accordingly called the break even level. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी प्रोजेक्ट के अंदर किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल वायबिलिटी को लेके, तो हम ये देखते हैं कि उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी असेसमेंट क्या है। तो हम ये देखते हैं कि जो फिक्स कैपिटल और जो वर्किंग कैपिटल है वो हमें दोनों ही चाहिए होते हैं। तो इसके लिए कि हमको ये पता है कि जो फिक्स कैपिटल है वो नॉर्मली जो रिलेटेड होता है फिक्स एसेट से, जो कि टेंजिबल्स होते हैं, और मटेरियल फैसिलिटेड जो चीज़ होती है जिनको हम परचेज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो ये फेमिलियर एग्जांपल हैं किसके, हमारे फिक्स एसेट या फिक्स कैपिटल के। जो रिक्वायरमेंट होती है फिक्स एसेट्स या कैपिटल की, उससे हमारा जो एंटरप्राइज है वो वैराई होता है, एक एंटरप्राइज से दूसरे एंटरप्राइजेस पे डिपेंड होता है, और जिससे कि उसके जो टाइप्स ऑफ ऑपरेशन है, स्केल ऑफ ऑपरेशन है, और जो हमने इन्वेस्टमेंट का जो टाइम फिक्स किया था करने के लिए अपने बिजनेस के अंदर, वो उसका एनालाइज हम कर सकते हैं। देन अ क्वेश्चन आता है हमारे माइंड के अंदर कि जो हमने एंटरप्राइजेस को आगे एक्सटेंड किया था, तो उसके लिए हमने किस तरीके की प्रोडक्शन प्रोसेस हमने उसके अंदर की, जिससे कि जो हमारी लायबिलिटीज़ हैं और जो हमारे ऑब्लिगेशंस हैं वो मीट हो। तो ब्रेक इवन एनालिसिस इन सब चीज़ों का एक आंसर है। मतलब ब्रेक इवन एनालिसिस से हम ये पता लग सकता है, क्योंकि ब्रेक इवन एनालिसिस हमें ये बताता है कि हम किस कंडीशन पे आज हम किस लेवल पे हैं। तो उसके अंदर हम ब्रेक इवन एनालिसिस में देखते हैं, तो जब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट नो प्रॉफिट और नो लॉस का होता है और सेंटर पॉइंट होता है, तो मीन्स हम क्या होता है कि हमारा बिजनेस क्या होता है कि स्टेबल होता है, और हम आगे बिजनेस फर्दर करने के लिए एग्रीड होते हैं कि क्या हम आगे उस बिजनेस को फर्दर और आगे ले जा सकते हैं। तो जो ब्रेक इवन एनालिसिस है वो हमें इंडिकेट करता है कि हमारी करंट पोजीशन या कंडीशन क्या है। तो इन सब आंसरों से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो ब्रेक इवन एनालिसिस है वो इंडिकेट करता है कि हमारे प्रोडक्शन का लेवल क्या है, जिससे हम अपने प्रॉफिट और लॉस जो भी एंटरप्राइजेस के हैं वो डिसाइड कर सके। तो जो हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, तो उसको हमने यहाँ पे क्या कहा गया है, ब्रेक इवन लेवल। सेकंड जो चीज़ है वो है मार्केट एनालिसिस। जब हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, तो जब फाइनेंशियल एनालिसिस हम कर रहे हैं तो उससे के लिए हमें मार्केट एनालिसिस भी करनी होगी। तो वो कैसे कि बिफोर द प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्टेड द एंटरप्रेन्योर नीड्स टू एंटिसिपेट द पॉसिबल मार्केट फॉर द प्रोडक्ट्स, ही एंड शी टू एंटिसिपेट हु विल बी द पॉसिबल कस्टमर्स फॉर हिज प्रोडक्ट एंड where and when his product will be sold. There is a trite saying in the regard the manufacturer is an iron nails must know who will buy his iron nails. तो मार्केट एनालिसिस में हमने ये देखा कि अगर हमें एक्चुअली अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तो एंटरप्रेन्योर्स की जो नीड्स हैं अपने पॉसिबल मार्केट्स को लेके, जहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, वो किस तरीके से एंटिसिपेट की गई है। तो वो ये देखता है कि जो भी चीज़ उसने एंटिसिपेट की है, मीन्स वो जो भी चीज़ उसने अपने माइंड में सेट की है कि जो भी मेरे पॉसिबल कस्टमर्स होंगे मेरे प्रोडक्ट के, वो मुझे कहाँ से मिलेंगे, वेयर एंड व्हेन, कब मिलेंगे उस प्रोडक्ट के लिए, जब उसको वो सोल्ड करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है वो एक आयरन नेल्स है, जिसको ये पता है कि कौन उसके आयरन नेल्स खरीदेगा। मतलब ही नो दैट एवरीथिंग अबाउट द mindset of the customer. This is because production has no value for the producer unless it is sold. It is said that if the proof of pudding lies in eating, the proof of production lies in marketing consumption. In fact, the potential of the market constitutes the determinants of the probable rewards from the entrepreneurial career. तो हम ये देखते हैं कि जो प्रोडक्शन है उससे पहले की जो हमारे जो प्रोड्यूसर है उनकी जो वैल्यू है वो बेस होती है उसके प्रोडक्शन से। अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट सोल्ड नहीं होएगा तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है प्रोड्यूसर के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के प्रूफ के लिए हमें उन चीज़ों को चबा जाना चाहिए, मीन्स उनको ईटिंग कर लेनी चाहिए कि जो भी हमारी प्रोडक्शन लाइज होएगी, मतलब प्रोडक्शन लेवल होगा, वही हमारे मार्केटिंग कंजप्शन का प्रूफ होगा। इस फैक्ट के थ्रू हम अपने मार्केट को पोटेंशियल तरीके से जितने भी हमारे प्रोबेबल रिवार्ड्स हैं उनके डिटरमिनेंट्स को हम अपने एंटरप्रेन्योर कैरियर के लिए कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। द कॉमनली यूज्ड मेथड्स टू एस्टिमेट द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट आर एज फॉलोज।
ओपनिंग पॉलिंग मेथड। अगर हमें किसी प्रोडक्ट की डिमांड को एस्टिमेट करना है तो उसके लिए कुछ दो मेथड्स मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को, कि पहला तो होता है कि ओपनिंग ओपिनियन पॉलिंग मेथड। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, यूजर से उनका ओपिनियंस लेते हैं। कस्टमर्स आपको प्रोडक्ट एस्टिमेटेड बताता है अपना, उससे हम ये अटेम्प्ट कर पाते हैं कि जो भी हमारी हेल्प होएगी उस कंप्लीट सर्विस से, और जो कि हमें कस्टमर से मिलने वाली है, मींस उनके कंप्लीट इनोमिनेशन से जिसको हम कह रहे हैं, तो जो भी हम सेलेक्ट करेंगे उसमें से हमारी कंज्यूमिंग यूनिट से जो हमारे पास बहुत कम है, तो उससे हम अपने जो रेलिवेंट पॉपुलेशन है उसके अंदर एक सैम्पल सर्वे करवा पाएंगे, कि जिससे हम उस प्रोडक्ट का एस्टिमेशन ले सकें, हमारे यूजर्स को पता लगा सकें कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट के यूजर्स हैं, कौन कौन से कस्टमर्स हैं। सेकंड है लाइफ साइकिल सेगमेंटेशन एनालिसिस। इट विल बी एस्टैब्लिश दैट like a man, every product has its own lifespan. In practice, a product sells slowly in the beginning, backed by sales promotion strategies over period. Its sales pick up in the due course of time. The peak sale is reached. After that point, the soul begin to decline. After some time, the product loses its demand and dies. This is natural death of a product. Thus, every product passes through its life cycle. This is precisely the reason why firms go for the new product after वन आफ्टर अनदर टू कीप देमसेल्फ अलाइव। तो जो सेकंड चीज़ हमने बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं हमारी जो प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है उसके सेगमेंटेशन की एनालिसिस का। तो हम लोग इस तरीके से समझेंगे इसको कि हम एक वेल इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, एक मैन की तरह, तो हम अपने प्रोडक्ट की लाइफ स्पैन को का पता लगाएंगे। तो उस प्रैक्टिस के थ्रू हम ये देखेंगे कि जो भी हमारे प्रोडक्ट की जो सेल्स है जो स्लो हो रही है बिगिनिंग से ही, तो उसके पीछे क्या हमारा प्रमोशन रहा गया होगा, क्या हमारी स्ट्रेटेजीज होंगी उस पीरियड ऑफ टाइम में जब हमारी सेल्स पिकअप नहीं हो पा रही। तो इस टाइम पीरियड के अंदर हम जो हमारी जो पिक सेल है उस पर रिच करेंगे, और उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद हमारी सेल की जो बिगिनिंग है उसको डिक्लाइन करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारे प्रोडक्ट जो हमने लॉस किए हैं हमारी डिमांड को डाई करके, तो उस नेचुरल डेथ उस प्रोडक्ट की वो नेचुरल डेथ होगी। तो हमें ये देखना होगा कि लाइफ साइकिल एनालिसिस में कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस तरीके से पासिस थ्रू हो रहा है एक लाइफ साइकिल के थ्रू, मीन्स कि जो भी रीज़न है एक फर्म्स के एक नए प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट तक जाने के लिए, तो वही उस फर्म की लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो फर्म अलाइव है, मीन्स वो आगे अपना सर्वाइवल कर पाएगी। क्योंकि अगर प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोडक्ट की एक ही लाइफ स्पैन है, तो वो प्रोडक्ट कभी भी आपके आगे मार्केट के लिए बेनिफिशियरी नहीं रहेगा। अगर आपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस किए हैं, आपने एक प्रोडक्ट से दूसरा नया प्रोडक्ट रेडी किया है, तो कस्टमर भी उसको अडॉप्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी सेल्स की जो भी वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ करेगा। तो लाइफ साइकिल से भी हम ये एनालाइज लगाते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो किस तरीके से हो रही है। जैसे आपने सुना होगा, एग्जांपल के रूप में मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ कि पहले के ज़माने के अंदर ब्लैक एंड वाइट टीवी चलते थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई हैं, चीज़ों का इनोवेशन हुआ, तो देखा कि आपने जो टीवी के जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो गई, साथ में उसमें पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, वो सब चीज़ चेंज हुई। तो कस्टमर धीरे धीरे डेवलप हुआ उन नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। तो धीरे धीरे जब हम नए प्रोडक्ट से दूसरे अनदर प्रोडक्ट में जाते हैं, तो वो उसकी लाइफ साइकिल को बताते हैं कि उस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल अब कितनी इंक्रीज़ हो रही है। अब जितनी लाइफ साइकिल इंक्रीज़ होगी उतनी ही हमारी सेल्स वॉल्यूम कंपनी की या फर्म की इंक्रीज होगी। तो उससे हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं, ये एनालाइज कर सकते हैं कि आगे कंपटीशन के अंदर हम बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे। अगला है हमारा टेक्निकल फिजिबिलिटी। While making project appraisal, the technical feasibility of the project also needs to be taken into consideration. In the simplest sense, technical feasibility implies to mean the adequacy of the proposed plant and equipment to produce the product within the prescribed norms. As regards know-how, it denotes the ability of otherwise of a fund or knowledge to run the proposed plant and machinery.
टेक्निकल फिजिबिलिटी भी हमारे प्रोजेक्ट अप्रेजल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, फिजिबिलिटी स्टडी का एक इम्पॉर्टेंट टाइप है, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि जो प्रोजेक्ट अप्राइजल है वो टेक्निकल फिजिबिलिटी की नीड को पूरा कंसिडर करता है। और हम सिंपल सेंस में बात करें तो टेक्निकल फिजिबिलिटी ये इम्प्लाई करती है कि किस तरह की एडिक्वेसी हमारे जो हमने अपने और फर्म के अंदर जो प्लांट और इक्विपमेंट्स लगाए हैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसके नॉर्म्स को किस तरीके से प्रिस्क्राइब किया जाए इस टेक्निकल तरीके से। क्योंकि जब हम कोई भी टेक्नोलॉजी लगाते हैं या कोई भी इक्विपमेंट या प्लांट मशीन लगाते हैं तो वहाँ पे हमें टेक्निकल चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एज रिगार्ड्स नो हाउ इट डिनोट्स द एबिलिटी ऑफ अदरवाइज ऑफ ए फंड ऑफ नॉलेज टू रन द प्रपोज प्लांट एंड मशीनरी। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी जो एबिलिटी है उस नॉलेज की फंडिंग के लिए जो कि हमारे जो प्लांट एंड मशीनरी के प्रॉपर रन के लिए एलिजिबल हैं। अगर हमारी टेक्निकल फैसिलिटी मीन्स हमारा टेक्निकल एनालिसिस सही है, हम टेक्निकली अपग्रेडेड हैं, तो हमें ये पता रहेगा कि जो हमारे प्लांट एंड मशीनरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फर्म के अंदर वो प्रॉपरली रन कर रहे हैं। ठीक है, जिससे हमारा फंड की जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होगी। अगर जब हम इन चीज़ों को असेसिंग करते हैं इन टेक्निकल फिजिबिलिटी को प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम उनके अंदर कुछ इनपुट्स को कवर करते हैं प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो उसके अंदर हम कुछ कंसिडरेशन लेते हैं, जैसे कि एबिलिटी ऑफ द लैंड एंड साइट की, क्या एबिलिटी है लैंड की और साइट की। एबिलिटी ऑफ अदर इनपुट्स लाइक वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटी। तो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम ये प्रोजेक्ट में ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारी इनपुट्स है जैसे पानी, पावर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ वो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, हमारे फर्म के आसपास अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग तभी तो हम वो प्रोजेक्ट उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे स्टार्ट कर पाएंगे। जब तक हम इन चीज़ों का अगर प्रॉपर हमारे पास सोर्सेज नहीं है तो हम उस प्रोजेक्ट को किस तरीके से स्टार्ट कर पाएंगे। थर्ड है कि जो सर्विसिंग फैसिलिटीज़ हैं हमारी, जैसे मशीन शॉप्स, इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप, वो भी हमारे पास उनकी भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉपिंग विथ एंटी पोल्यूशन लॉ। हमें एंटी पोल्यूशन लॉ की कॉपिंग लेनी पड़ेगी, हमें उसका डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना हम कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर अपना प्रोडक्शन चालू नहीं कर सकते। एबिलिटी ऑफ वर्क फोर्स एज पर रिक्वायर्ड स्किल्स एंड अरेंजमेंट प्रपोज बाय द ट्रेनिंग इन प्लांट एंड आउटसाइड। जो भी हमारी वर्क फोर्स की एबिलिटी है जिसके रिगार्डिंग हमें उस तरीके की स्किल और स्किल की रिक्वायरमेंट है जिसका अरेंजमेंट हमें ट्रेनिंग करने के लिए, हमारे प्लांट के ट्रेनिंग करने के लिए की जाएगी। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमें वर्क फोर्स है हमारी, उसकी स्किल्स को हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि किस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके की मैन पावर की रिक्वायरमेंट है हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल एज पर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। हमारे जो रॉ मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है उसकी एबिलिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से और उसकी क्वालिटी के हिसाब से। लास्ट हमारा जो टाइप है वो है मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस। तो मैनेजमेंट एबिलिटी और कॉम्पिटेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एन enterprise or success or otherwise. Strictly speaking, in the sense of manager competence, the project which are otherwise feasible may fall. On the contrary, even a poor project may become successful one with the good manager ability. Hence, while doing project appraisal, the manager competence or talent of the promoter should be taken into consideration. तो अगर हम अब बात करें जो इम्पोर्टेंट जो सबसे चीज़ है वो है मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट के अंदर ये एबिलिटी है और कॉम्पिटेंस है कि वो अपने रोल अच्छे से प्ले कर रहा है अपनी एंटरप्राइजेस के अंदर, तो उसकी जो एंटरप्राइज है वो सक्सेस होएगी, अदरवाइज़ वो फेलियर होएगी। अगर मैं आपसे स्ट्रिक्टली ये चीज़ कहूँ कि जो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी फर्म के अंदर मैनेजर कॉम्पिटेंस की एब्सेंस है तो उस के प्रोजेक्ट के अंदर कभी भी किसी तरीके का अपग्रेडेशन नहीं होएगा। मीन्स वो कभी भी अप नहीं जाएगी, वो हमेशा उसकी जो फिजिबिलिटी है, उसकी एनालिसिस है, वो हमेशा क्या रहेगी, डाउन रहेगी। तो अगर हम कहें कि अगर पूरे प्रोजेक्ट को अगर हमें सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए हमें मैनेजर एबिलिटी होनी चाहिए, गुड मैनेजर एबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम कोई प्रोजेक्ट अप्रेजल कर रहे हैं तो हमारे मैनेजर कॉम्पिटेंस और हमारे प्रमोटर्स के टैलेंट को लेना पड़ेगा कंसिडरेशन के अंदर, क्योंकि उनके बिना हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो आज के लेक्चर में हमने प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है, प्रोजेक्ट अप्रेजल के कौन कौन से टाइप्स हैं, किस तरीके से वो वर्क करते हैं,
तो आज हमने बहुत चीज़ें डिटेल्स में पढ़ी और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है हमारा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।